हर बार की तरह आपका फिर से आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। तो चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरएम क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जित जित मैं निरखत हूँ। अध्याय है हमारा 8 और हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। लोंडा नाच, लोंडा नाच। जब लड़का नाचता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं लोंडा नाच। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोंडा नाचेगा। लोंडा क्या क्या किया है हम उन सभी चीजों को देखते हैं। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर, तो देखो पढ़ते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश समय रामपुर में बिताया था। यही उनका बचपन बीता और यह उनके यहाँ उनके विकास के अवसर मिले थे। लखनऊ में जन्मे और जीवन और जो हुआ उनका जो विकास हुआ उनका वो कहाँ हुआ? रामपुर में हुआ। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, इसमें ज्यादा समझने की बातें नहीं है। ये जीवन वृत्तांत है। दूसरा सवाल क्या है? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? अब देखो, राजा के यहाँ नौकरी करता था लेकिन नौकरी छूट गया, फिर भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? तो चलो देखते हैं। रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से खुश होते थे। बिरजू महाराज के नृत्य से खुश होते थे। बिरजू जी की नियुक्ति नवाब साहब ने केवल 6 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। बिरजू जी के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा नवाब की नौकरी करे। जब उनके पिता ने नवाब साहब के सामने विरोध जाहिर किया तो नवाब साहब ने दोनों की नौकरी छुड़वा दी। दोनों की नौकरी छोड़ दी ने, दोनों की नौकरी छुड़वा दी। इस पर खुशी में हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। देखो, पिता नौकरी करते थे तो उन्होंने क्या किया? नवाब ने बेटे को भी नौकरी पे रख लिया, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि बेटा नौकरी करे। तो जब दोनों को नौकरी को से निकाल दिया तो पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। चलो जान बची, चलो जान बची। प्रश्न नंबर 3, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? देखो, आज अगर तुमको नृत्य की शिक्षा लेनी हो तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। यूट्यूब का कोई चैनल उठाना है या कोई गाना देखना है और जैसे जैसे हाथ करता है वैसे वैसे हाथ करो, जैसे जैसे पैर करता है वैसे वैसे करो और बिल्कुल बन जाओ तुम अच्छे से डांसर और बनाओ रील्स। लेकिन ये बिरजू महाराज जी के समय नहीं संभव था। उस समय किसी गुरु का चेला बनना पड़ता था। तो यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ। बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए कहाँ गए? दिल्ली की हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस हो गया, म्यूजिक संस्थान से जुड़ा और वहां उन्होंने निर्मल जोशी जी से संपर्क किया। व्यक्ति का क्या नाम था? निर्मल जोशी। क्लियर हो गया? अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या है प्रश्न नंबर 4? किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? कब नाचे और प्रथम पुरस्कार कब मिला? पहली सैलरी पहली सैलरी और पहली नौकरी किसे याद नहीं रहती? तो बिरजू महाराज कैसे भूल सकते थे? तो उनको पहला पुरस्कार मिला था जब वे चाचा शंभू महाराज और पिताजी के साथ नाचे थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। तो उनके गुरु उनके बाबूजी यानी पिताजी ही थे। अब उनका परिचय दो, संक्षिप्त परिचय। उनकी आदत क्या थी? कि वे दुख किसी से नहीं बांटते थे और वे दूसरों की मदद करने के लिए एक का पैसा लेकर दूसरे को दे देते थे। भारी बेवकूफ थे। खुद के पास पैसा रहो तो मदद करो, नहीं पैसा है तो किसी की मदद मत करो। ठीक है? क्योंकि तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, अपने आप को खतरे में डाल रहे हो और फिर तुम्हें खुद की मदद की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए एक का पैसा लेकर दूसरे को मत दो। ये मैं तुमसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ठीक है? अब आते हैं प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? देखो, पहले बिरजू महाराज शिक्षा लिए अपने पिता से, फिर उन्होंने दूसरे को शिक्षा दी। तो वो कहता है वो कब शुरू किया?
तो पहली बार कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर में। किसको दिए थे, सीताराम बागला नामक लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उसके संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। उस समय आया, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक दुखी समय कब आता है, जब उनके पिता का निधन हुआ। मैं एक प्रसंग तुमको चर्चा कर रहा हूं, देखो। ना हर पिता अच्छे होते हैं, ना हर पुत्र अच्छा होता है, दुनिया बहुत कठिन है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग कर देते हैं। लेकिन कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को ही बर्बाद कर देते हैं। कुछ माताएं ऐसी भी होती है जो बच्चों को छोड़ के भाग जाती है। अब बच्चे तो अक्सर ही नालायक पैदा होते हैं, तो ये तो बात की बात है। तो अब आते हैं, मैं एक तुम्हें घटना सुना रहा हूं। मैं, एक जगह है बेगूसराय में, संजात, ठीक है, वहां से मैं जा रहा था विभूतिपुर। विभूतिपुर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, मेरे आगे एक पिकअप वैन जा रही थी। जानते हो उसके पीछे क्या लिखा हुआ था, उसके पीछे लिखा हुआ था, सूर्य की गर्मी और पिता की गर्मी को बर्दाश्त करो, क्योंकि जब ये दोनों ढलते हैं तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। हालांकि हर पिता ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन 99% केस में ये सब चीजें लागू होती है। तो चलो, वही हुआ, उनके पिता का निधन हो गया। जैसे ही पिता का निधन हुआ, तो जब सूर्य और पिता ढलते हैं तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। तो वही बिरजू महाराज के जीवन में हुआ। उस समय केवल वे 9.5 साल के थे। घर की हालत बहुत खराब थी। घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका 10वां हो सके। पैसा ही नहीं था, 10वीं परीक्षा देता कैसे। उस समय तो स्कॉलरशिप भी नहीं था कि तुमको मैट्रिक का परीक्षा तुम टॉप करोगे तो तुमको 10,000 या 25,000 आ जाएंगे। जो किसी मास्टर को कहते साहब पास कर जाएंगे तो आप वो स्कॉलरशिप का पैसा रख लीजिएगा, ऐसा तो कुछ था भी नहीं। तो उसके लिए बिरजू महाराज को क्या हुआ, 2 कार्यक्रम करने पड़े और 500 रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। और पिता की 13वीं हुई। पिता की मृत्यु और उस हालत में नाचना बिरजू महाराज के लिए बहुत दुखद अनुभव था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज उनके चाचा थे, उस पर प्रकाश करता है डालने के लिए। बिरजू महाराज ने बचपन में शंभू महाराज के साथ नाचा। आगे चल के भारतीय कला केंद्र में उन्होंने उनका सानिध्य मिला। बिरजू जी ने शंभू महाराज के साथ अनेक उनके सहायक के रूप में कला के क्षेत्र में बहुत विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे, बचपन में बिरजू महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। ये सब चीजें कुछ याद करने वाली चीजें हैं। प्रश्न नंबर 9, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो, उन्होंने कलकत्ता में एक प्रदर्शन किया जिस पर वहां के दर्शकों ने उनकी काफी प्रशंसा की। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा एग्जाम्स आए जिसपे सभी लोग तुम्हारे प्रशंसा करते, इसका मतलब है तुमने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो बिल्कुल वही हुआ। इस प्रोग्राम के बाद बिरजू महाराज का नाम सभी अखबारों में छपा और अनेक प्रोग्राम के निमंत्रण आने लगे। बिरजू महाराज में फिर क्या हुआ, आत्मविश्वास जगा और ऐसी प्रशंसा आगे भी मिलती रही, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहने लगे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, भारत संगीत भारती बिरजू महाराज की दिनचर्या कैसी थी। संगीत भारती में, यहाँ एक शब्द छूट गया, में। संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखो, दिनचर्या की बात करते हैं तो उठने से लेके सोने तक की बात हम करेंगे। तो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे से 8 बजे तक वो क्या करेंगे, रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करते थे डांस का, ठीक है। फिर घर जाते थे, जल्दी जल्दी तैयार होते थे, 9 बजे संगीत भारती वापस लौट आते थे। फिर 9 बजे से 2 घंटे की क्लास लेते थे। प्रायः उसके बाद भी सितार गिटार का अभ्यास चलता रहता था ताकि काम का बोझ कुछ हल्का हो सके। तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। गिटार, सितार, बांसुरी, हारमोनियम, सरोद और तबला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12,
अपने विवाह में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? सबकी शादी होती है, उनकी भी शादी हुई थी, ठीक है। उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऐसा चक्कर ट्रेंड नहीं था। तो 18 साल हो गया था, उनकी शादी हो गई, लेकिन वो अपने विवाह के खिलाफ थे। शादी का लड्डू है, जो नहीं खाया वो भी पछताया, जो खाया वो भी पछताया। और हर व्यक्ति अपने शादी का विरोध करता है, उसको लगता है वो दुनिया में क्रांति ला देगा शादी नहीं करके, ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए शादी करनी चाहिए, क्योंकि तुम किसी के कारण आए हो तो उसी तरह तुम्हारे कारण भी कुछ होना चाहिए, इसलिए शादी करनी चाहिए। लेकिन उनकी माँ की इच्छा के कारण उनका विवाह हुआ। तो माँ चाहती थी घर में बहू आए। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चों का घर बस जाए, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी गलती मानी, वो शादी को बहुत गलती मानी। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी मां ने उनकी शादी करवा दी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गधा आदमी था। बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? शागिर्द था चिलवा चटिया, शागिर्द बोले तो चिलवा चटिया, ठीक है। बिरजू महाराज अपनी शिष्या रश्मि वाजपेयी को भी अपना शागिर्द मानते हैं। शिष्या भी थी, शिष्य भी था और शिष्या भी था। शिष्य का स्त्रीलिंग होता है शिष्या, शिष्य का शिष्या, ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गया। इसके साथ ही फिलिप, मैकलिनटॉक, तीरथ प्रताप, प्रदीप इत्यादि को भी अपना प्रमुख शागिर्द बताया। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वे सब क्या कर रहे हैं? तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं। ये सब उसका चिलवा चटिया था, शागिर्द। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। स्वप्रसंग व्याख्या करें। 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया, क्या है ये? पहले तो किस पाठ से है और उसके कौन लेखक हैं, लिख लिए। ये कहते हैं ये उस घटना का वर्णन है जो उनके द्वारा अपने पिताजी का विधिवत शिष्यत्व स्वीकार करने से संबंधित है। देखो, पिता हो या चाचा हो, जब वो उसका शिष्य बना तो गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करना होता है, ठीक है। तुम अगर मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा सच है। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा प्रायः अपने पिताजी से ग्रहण की थी और पिताजी ने उन्हें गंडा बंधवाकर अपना शिष्य बनाया था। गुरु मंत्र दे करके। जैसे मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ हमेशा, तुम्हें हर वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ठीक है। इसके बदले में बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अपनी कमाई के 500 रुपये दिए थे। लेकिन मैं तुमसे रुपये नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। जीवन जीने के लिए बैंक मुझे तनख्वाह दे ही रही है, ठीक है। और तब उनके पिताजी ने विधिवत उन्हें अपना शिष्य बनाया था, तब उनके पिताजी ने उन्हें अपना विधिवत शिष्य बनाया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है और उसको सिखाना है। तो सबसे पहला बात कहां से लिया गया है? अब बिरजू महाराज क्या बता रहे हैं? वे कहते हैं कि मैं अपने सभी शिष्यों को पूरी ईमानदारी से शिक्षा देता हूं, जो कुछ भी वे जानते हैं वे उसे अपने शिष्यों को सिखाते हैं और इससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। मुझे भी संतोष प्राप्त होता है जब तुम इन सभी चीजों को सीख लोगे। मैं वो सारी चीजें तुम्हें देने जा रहा हूँ। ये मैं चाहता तो हंस बोल के, ड्रामेबाजी करके, हा ही करके भी से खींच सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम गंभीर होकर के पढ़ो, ठीक है। जीवन कोई मजाक नहीं है, पढ़ाई कोई मजाक नहीं है कि मैं गधे तरह बोलूं और तुम गधे तरह सुनो। वे किसी भी ज्ञान या तकनीक को उनसे छिपाते नहीं हैं। वे ये नहीं सोचते कि किसी भी कदम को अपने बच्चों के लिए छिपा कर रखें। उनकी ये विशेषता उन्हें एक ईमानदार शिक्षक और कलाकार के रूप में स्थापित करती है। देखो, अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने ज्ञान और तकनीक को अपने शिष्यों से नहीं छिपाए। मैं लगभग हर चीजें तुम्हें यूट्यूब पे बना करके डाल रहा हूँ। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ख हो गया है, अब है ग। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट है, उस नचने वाले का हूं। यहाँ क्या हो जाएगा? हूं, मैं तो बेचारा हूं। चलो, कहां से वो सब बात लिख दिए? वो कहते हैं कि उनके प्रशंसक और प्रेमी तो बहुत हैं,
लेकिन वे सभी उनकी नृत्य कला की वजह से हैं। उनका कहना है कि उसके बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन उसके नहीं है, उसके नृत्य कला के प्रशंसक हैं। यदि उनमें नृत्य का यह गुण नहीं होता तो उनके ये प्रशंसक भी नहीं होते। लोग उनकी सम्मान केवल इसलिए करते हैं कि वे उनकी नृत्य कला से प्रभावित होते हैं। उनका कहना है कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मेरी नृत्य कला का प्रभाव है कि लोग मुझे सम्मान करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? अपनी माँ को। किसको मानते हैं? अपनी माँ को। कहते हैं वे जब भी वे नृत्य का अभ्यास करते थे तो उनसे पूछते थे कि मेरे नृत्य में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, क्या मैं बाबूजी की तरह प्रदर्शन कर रहा हूँ? तब उनकी माँ का उत्तर हमेशा यही होता था कि तुमने बाबूजी के जैसा ही प्रदर्शन किया है। इसलिए वे अपनी माँ को अपना न्यायाधीश मानते हैं। वो जब प्रैक्टिस करते थे तो अपनी माँ को कहते थे, माँ देखो क्या मैंने बाबूजी के जैसा प्रदर्शन किया है? तो उनकी माँ कहती थी बहुत बढ़िया। इसलिए वो अपनी माँ को न्यायाधीश मानते थे। अब है प्रश्न नंबर 16। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? कहते हैं पुराने और आज के बीच क्या अंतर है? तो वो कहते हैं देखो दोनों में क्या है। कहते हैं पुराने जमाने में नर्तक को नाचने के लिए उत्कृष्ट उत्कृष्ट मंच नहीं मिलता था। लोगों को थोड़ा पीछे हटकर ही स्थान बनाना पड़ता था। नीचे गलीचा, गलीचा पर चांदनी और गलीचे के नीचे जमीन पर कहीं खांच कहीं गड्ढे कुछ। लेकिन आज कुछ नहीं है। अगर आज बिरजू महाराज होते तो कहते आज और आसान है, आज तुम नाचो और रील्स को यूट्यूब पे डालो, तुम्हारे लिए कंपटीशन और आसान है अगर तुम में क्वालिटी है तो। आज की तरह सब कुछ एयर कंडीशन न था, हाथ के पंखे थे। आज तो चिकना मंच और एयर कंडीशन आदि सब कुछ उपलब्ध है। पहले के नर्तक अच्छा नृत्य करने वालों की प्रशंसा करते थे, आज तो दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, पहले लोग कंपटीटर का बड़ाई किया करते थे और आज बुराई करते हैं। बस बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। अब आया काल रचना स्पष्ट करें। अब आ गया, क्या आ गया? अब आ गया व्याकरण। तो मैंने पहले ही कहा था मैं हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण को अलग अलग करके पढ़ूंगा। मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चों तुम कुछ दिन के बाद इस देश को एक दिशा दो, इस देश को दिशा दो, न कि इस देश की दशा खराब करो। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।